Hello students, welcome to Carnot Academy. So today we'll solve one question from RAC. The first question that I picked today is from air refrigeration cycle. Air refrigeration cycle से you will find questions in GATE, engine services prelims, engine service means every year. तो मैंने जो क्वेश्चन लिया उसमें 3-4 पार्ट्स हैं so that अगर वो गेट में भी आता है तो मतलब just by solving one question you will be able to solve any type of question related to air refrigeration cycle. So let's start. Bell-Coleman refrigeration system is used to produce 10 tons of refrigeration. The cooler and refrigerator pressure are 4.2 bars and 1.4 bars. See, cooler and refrigerator pressure are given. तो ये आपने देखा होगा साइड में मैंने टीएस और पीवी डायग्राम जो ड्रॉ किया है उसमें पीवी डायग्राम में मैंने ऑलरेडी प्रेशर मार्क करके रखा है जो 1 to 4 प्रोसेस है उसमें 1.4 बार जो कि आपका रेफ्रिजरेटर प्रेशर और 2.4 बार जो आपका कूलर प्रेशर है वो भी जो प्रोसेस 2 से 3 वाला जो प्रोसेस है उसमें होगा वो मैंने मार्क करके रखा है एयर इज कूल्ड इन द कूलर टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ एयर एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर इज -20 डिग्री सेल्सियस सी तो अगर आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पता है आपको पता होगा कि जो सबसे पहले हमने 1 से 2 प्रोसेस जो टीएस डायग्राम में बनाया है 1 से 2 प्रोसेस इसमें आपका आपको अगर नहीं भी पता तो आपको दिख रहा है जैसे 1 से 2 आप पीवी डायग्राम देखेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है टीएस देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कंप्रेशर उसके बाद 2 से 3 जो प्रोसेस है उसमें आपका कूलर जो गिवन है फिर देखिए एयर इज कूल्ड इन द कूलर टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर इज -20 फॉर एन आइडियल साइकिल कैलकुलेट सीओपी मास ऑफ एयर सर्कुलेशन पर मिनट theoretical piston displacement of compressor and power required per ton of refrigeration. Assume CP for air given है find the cylinder dimension if is single cylinder ठीक है with L by D ratio length to diameter ratio 1.2 and runs at 600 rpm. ठीक इसमें जो भी क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं अगर आप गेट में देखेंगे तो आपको जनरली ऐसा होगा कि एक या दो पार्ट ही एक क्वेश्चन में होगा क्योंकि गेट का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्कर होते हैं तो नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग तो देखिए जो सबसे पहले गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 10 टन्स 10 TR is equivalent to 10 into 3.5 1 ton is equal to 3.5 kilowatt so 35 kilowatt और क्वेश्चन में क्या गिवन था एयर इज कूल्ड इन द कूलर टू 45 डिग्री मतलब टेम्परेचर T3 जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स 318 केल्विन और T1 टेम्परेचर इनलेट टू द कंप्रेसर -20 डिग्री सेल्सियस विच इज 253 केल्विन अब देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता है कि अगर ये आइडियल साइकिल है और आपको उसमें सीओपी पूछा है तो आइडियल साइकिल में सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई प्रेशर रेशियो गामा -1 बाई गामा -1 ये आपका सीओपी का फॉर्मूला है ठीक है तो अब इसमें आपको आरपी जो है प्रेशर रेशियो कंप्रेशन रेशियो ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो आप देखें अगर इस क्वेश्चन में प्रेशर रेशियो आप कहाँ से कहाँ अप्लाई करेंगे 1 से 2 के बीच में कंप्रेशन हुआ है आपका प्रेशर क्या होगा आरपी इज इक्वल टू P2/P1 P2 प्रेशर कितना है 2.4 बार ये क्वेश्चन में भी गिवन था सॉरी नॉट 2.4 इट्स 4.2 बार द कूलर एंड रेफ्रिजरेटर प्रेशर 4.2 एंड 1.4 तो 4.2 एंड 1.4 तो ये कितना आएगा प्रेशर रेशियो आपका 3 आ गया ठीक है अब यहाँ से हम लोग सीओपी निकाल लेते सबसे इजी जो है सीओपी विच इज 1/3 raised to the power गामा-1 गामा 1.4 लेके चलेंगे क्योंकि एयर बोला है आइडियल साइकिल है तो 0.4/1.4 - 1 इसको आप कैलकुलेट कीजिए आपका सीओपी निकल के आएगा
7। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अभी नेक्स्ट क्या बोला, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं। सीओपी, मास ऑफ एयर सर्कुलेशन, और उसके बाद थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट एंड पावर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ एयर सर्कुलेशन आप कैसे निकालेंगे वो सोचते हैं थोड़ा सा। मास ऑफ एयर सर्कुलेशन का मतलब क्या है, आपने रेफ्रिजरेशन से 35 केवी किलोवाट जो आपका कूलिंग कैपेसिटी है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो इतना है। तो इस कूलिंग कैपेसिटी को लाने के लिए आपने जो रेफ्रिजरेंट या जो आपका एयर था, जो कि रेफ्रिजरेंट है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वो आपने सर्कुलेट किया होगा। उसका एक फ्लो रेट होगा जो बार बार जा रहा होगा, उसका कुछ स्पेसिफिक हीट है, और टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ से कहाँ आएगा, क्योंकि जो आपका रेफ्रिजरेशन है वो हो कहाँ से, आप इस डायग्राम को देखो एक बार। जो आपका रेफ्रिजरेशन है वो यहाँ से यहाँ हो रहा है 1 to 4 में, यहाँ से यहाँ आपका एयर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस एयर 4 पे एंटर करके ये 1 पे वापस जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में 4 to 1 में एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये इसी 4 to 1 प्रोसेस में आपका जो 35 किलोवाट जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो पूरा आपका एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा सिस्टम से। तो अभी देखो आपको निकालना क्या है, 35 किलोवाट इज इक्वल टू मास सीपी T4, T1 माइनस T4। इसका मतलब आपके पास ये आपको अननोन है, सीपी आपको पता है, T1 आपको पता है, आपको पहले T4 निकालना होगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग T4 निकालेंगे। ठीक है, अभी T4 निकालते हैं। T4 कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है, आइजेंट आइडियल साइकिल है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं सारे। तो आपको पता है P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 की पावर गामा माइनस 1/गामा। यहाँ से आप T2 निकाल सकते हैं, T1 गिवन है, T2 कितना आएगा 346.4 केल्विन। T2 आगे। सिमिलरली आपको पता है कि T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4, क्योंकि प्रेशर रेशियो सेम रहता है। अगर आपको बोला है कि आइडियल साइकिल कंसिडर करना है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि इसके बीच में जो प्रेशर रेशियो है सेम है। ठीक है, अगर आपको आपने अगर पहले आरपी निकाल लिया है और आपके पास T3 था तो आप डायरेक्टली भी T4 निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लें, या आप T2 निकाल लें, जो भी आपको ठीक लगे आप कैसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो आपका ये हो गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। T2/T1 आपको पता है, T3 गिवन है, T4 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा आपको आरपी पता है, प्रेशर रेशियो, विच इज इक्वल टू अगेन गामा रेज टू द पावर -1 अपॉन T3/T4। तो यहाँ से भी आप T4 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको जो इजी लगे, लेकिन आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए। इनकेस कल को अगर ये नहीं है और आपको ये आइडियल साइकिल दिया हुआ है तो आपको आप यहाँ से डायरेक्टली, अगर आपको T2/T1 दिया हुआ है, T3 दिया, तो आप ये भी निकाल सकते हैं, ईजी है। आपको अगर 3 टेम्परेचर दिए तो T4 क्या होगा, T4 इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट मेथड से निकालता हूँ, ये सेकंड मेथड। ठीक है, तो T4 इज इक्वल टू T3 इंटू T1/T2। आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, आपको क्या टेम्परेचर 232.32। अब T4 आ गया, तो अब यहाँ से हम लोग इजीली जो हमने पहले लिखा था, यहाँ पे जो हमने लिखा था कि हमको क्या करना है, वहां से हम लोग अभी 35 m.Cp T1 माइनस T4, इसमें आप टेम्परेचर पुट कर दीजिए, Cp आपको गिवन है, तो आपको मास फ्लो रेट सर्कुलेशन जो हो रहा है एयर का वो आ जाएगा। तो वो आप देखना, आपने ये 35, ये थोड़ा सा यूनिट का याद रखा आपको, किलोवाट में इज इक्वल टू kg/सेकंड में। तो जो आपका मास फ्लो रेट आएगा वो भी kg/सेकंड में आएगा। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, मास फ्लो रेट आपको पूछा है सर्कुलेटेड पर मिनट, kg/मिनट में। तो हमेशा आप देखना गेट में या इवन ईएससी प्रीलिम्स में भी ये इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होता है, कैसे लोग यहाँ तक सही निकाल के आएंगे बट लास्ट में जस्ट केजी पर, उसमें क्या होगा जो आपका kg/सेकंड में, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो kg/सेकंड में आएगा आपका 1.684 kg/सेकंड। ठीक है, और आप इसको जब kg/मिनट में करेंगे तो आएगा 101.04 kg/मिनट। अभी जल्दी जल्दी में क्या होता है कि ये kg/सेकंड में है, तो आप देखना जब आपके 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन 1.684 kg/मिनट भी होगा। तो आप क्या करेंगे, यूनिट ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू जैसे आपको लगेगा ये वैल्यू मैच हो गया, आपने जो निकाला आप तुरंत इसको टिक करके आ जाएंगे, बट ये रॉन्ग है।
एक्चुअल में आपको केजी पर मिनट में पूछा है तो वो होगा 101.4। ये छोटे छोटे मिस्टेक है, बट यही देखना आप, टॉप 100 टॉप 200 रैंक आता है या पीछे रैंक रह जाता है, उसका रीजन यही है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तब भी आपको ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ से आपका मास फ्लो रेट आ गया केजी पर मिनट में। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा था क्वेश्चन में? पावर पूछा था, तो पावर क्या होगा? आपके पास एक कंप्रेसर है, दूसरा कोई एक्सपेंडर है, कैपिलरी ट्यूब है, तो एक पावर ले रहा होगा, एक की वजह से आपको थोड़ा सा वर्कआउट मिल रहा होगा, तो पावर इनपुट क्या होगा? पावर इनपुट होगा एमसीपी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इनपुट अगर आपको लिखना है तो वर्क इनपुट टू कंप्रेसर माइनस वर्क जो आपका टरबाइन है या कोई भी है एक्सपेंडर है जिसकी वजह से जिसने वर्क दिया, उनका जो नेट होगा वो आपने पावर इनपुट दिया है। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट तो सेम ही है, सीपी सेम ही है, वर्क इनपुट टू कंप्रेसर क्या होगा? T2 माइनस T1 माइनस, ये पूरा कॉमन है, ठीक है, माइनस वर्क इनपुट टू एक्सपेंडर, या एक्सपेंडर में कोई वर्क इनपुट नहीं होगा, उसने कुछ इनपुट दिया होगा या आउटपुट दिया होगा, तो जो आउटपुट दिया उसको माइनस करने के बाद T3 माइनस T4, तो ये T2 बाई माइनस T1 जो है वो आपने वर्क इनपुट दिया कंप्रेसर में। T3 माइनस T4 वो है जो एक्चुअल में टरबाइन से या कभी एक्सपेंडर से आपको वर्क मिला। तो एट दी एंड पावर इनपुट क्या होगा? आपको कुछ सिस्टम को पावर इनपुट देना है, उसमें दो है, एक पावर कंज्यूम कर रहा है, एक आपको पावर दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका पावर कंजम्पशन डिवाइस है, उसने लेट से 100 केजी या 100 किलोवाट कंज्यूम किया, एक आपका एक्सपेंडर है जिसने 30 किलोवाट पावर दिया, तो आपको पावर इनपुट नेट कितना देना पड़ा? 100 - 30, यही करेंगे ना आप, तो आपको 70 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अगर आपको सिस्टम को रन करना है। तो वही यहाँ पर हम लोगों ने किया कि कंप्रेसर ने, ये वाला जो है T2 - T1, कंप्रेसर को कितना पावर चाहिए एक्चुअल में, माइनस कितना एक्सपेंडर ने दे दिया है, तो ये जो दे दिया है इसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो नेट पावर हमारा इनपुट है। तो अभी सारे वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, पावर इनपुट आपका आएगा 12.89 किलोवाट। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और चीज देखना, क्वेश्चन में लिखा है पावर इनपुट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो यहाँ भी लोग मिस्टेक करेंगे, ये पावर इनपुट आएगा तो देख के लिख के आ जाएंगे, पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछा है, पर टन, तो ये क्या हो जाएगा? 12.89 डिवाइड बाई 10 टन था आपका रेफ्रिजरेशन, तो ये हो जाएगा 1.289 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब लास्ट आपका शायद एक चीज रह गया था, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद ही रहेगा वो होगा आपका वॉल्यूम जो आपने पिस्टन ने मूव किया। ठीक है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो भी है आपका है इज इक्वल टू मास फ्लो रेट, जो आपका एयर है, क्योंकि एयर ही तो जा रहा है आपका पिस्टन में। ठीक है, तो ये इसका मास फ्लो रेट आपको पता है, अगर इसका डेंसिटी आपको पता है तो आप वॉल्यूम फ्लो रेट भी निकाल ही सकते हैं। तो देखो, मास फ्लो रेट आपको ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, वॉल्यूम हमें नहीं पता, डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी क्या होगा? प्रेशर बाय RT1। तो इनिशियली प्रेशर कितना था? 1.4, बार में था तो 10⁵ आर एयर है 287 ले लेते हैं, इनटू टेम्परेचर 253, 20 डिग्री सेल्सियस था, -20, तो यहाँ से आपका डेंसिटी 1.928 kg/m³ आ गया। अब मैं इसको पुट करूंगा तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो मेरा है वो क्या है? मास अपॉन डेंसिटी, यही तो है। अब इसमें देखिए वॉल्यूम फ्लो रेट का आप और क्या लिख सकते हैं? पिस्टन सिलेंडर है, π/4 d² L इंटू एन, ये आपका जो आरपीएम है उसके लिए, पर मिनट जो आप यूज करते हैं, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 600 आरपीएम, इसको हम लोग सेकंड्स में चेंज करेंगे एन को, क्योंकि ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये आपको एन बताता है कितने आप रिवॉल्यूशन कर रहे थे, तो उससे हम निकालेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में जो आपका वॉल्यूम जा रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट आपका टोटल पर सेकंड कितना है, क्योंकि ये 600 आरपीएम मतलब 600 बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, और ये सिंगल एक्टिंग है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो 1 मिनट में 600 अगर बार रिवॉल्यूट कर रहा है और ये आपका वॉल्यूम है सिलेंडर का, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पर सेकंड कितना वॉल्यूम जा रहा है। तो ये पूरा वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला आप लोग याद रख लें, वॉल्यूम फ्लो रेट π/4 d²। ये तो नॉर्मल किसी भी सिलेंडर का अगर आप निकालेंगे वॉल्यूम, तो π/4 d²L तो आपको आएगा ही, लेकिन हमें पर वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, हमको देखना पर सेकंड कितना जा रहा है, तो ये तो टोटल वॉल्यूम है, लेकिन
हर मिनट में, जैसे उसमें लिखा है 600 RPM, मतलब हर मिनट में 600 बार घूम रहा है आपका जो पिस्टन, इसलिए हम उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं कि एक मिनट में कितनी बार ये घूम रहा है, तो कितनी बार टोटल वॉल्यूम कितना गया एक मिनट में, उसको फिर एक मिनट में कितना गया तो सेकंड में कितना जाएगा वो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला आप वॉल्यूम फ्लो रेट का थोड़ा याद रख लें। तब यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से, और D/L या L/D भी क्वेश्चन में गिवन था, अगर आपने देखा हो। L/D ऑलरेडी गिवन था 1.2, तो आप L या D को किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। L को रिप्लेस कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं π/4 D², और आपने लिख दिया L को 1.2D इंटू RPM क्या था 600/60 पर सेकंड निकालने के लिए यहाँ से आपका आ जाएगा 1.684, जो आपका मास फ्लो रेट था, डिवाइडेड बाई 1.928। मास फ्लो रेट kg पर सेकंड में लेना है, ये सब यूनिट ये kg पर सेकंड ही है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा डी, जो आएगा आपका 0.4526 मीटर, और एल 1.2 टाइम्स करेंगे तो 0.54 p1 मीटर। और लास्ट में थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, वही जो मैंने आपको इनिशियल बोला था कि वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, वही उसी को थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बी पिस्टन, ये क्या हो गया π/4 D²L, ये आपका वॉल्यूम, इसको आप रखेंगे, आपका जो आंसर आएगा आप सेंटीमीटर, क्योंकि ये थोड़ा सा मीटर में बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है तो सेंटीमीटर में मैंने निकाला है, तो ये आएगा 8737.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका थ्योरेटिकल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।